बीजेपी 50 के पार, हरियाणा में टूट गई जाति की दीवार, यही वो मुद्दा है आज हुंकार में जिस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हरियाणा में हार के बाद एक तरफ इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी हैं, आप देख रहे हैं कैसे वो खुलकर सामने आ रहे हैं, कांग्रेस पर ही निशाना साध रहे हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस के भीतर भी जबरदस्त अंदाज में उथल पुथल मची हुई है। आज हरियाणा के नतीजों पर मंथन के दौरान राहुल गांधी ने हरियाणा की हार पर अपने ही नेताओं को दो टूक सुना डाला। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने कहा, हरियाणा में हार इसलिए हुई क्योंकि नेताओं ने पूरे चुनाव के दौरान पार्टी से ऊपर अपने हितों को रखा। साफ तौर पर उनका इशारा भूपिंदर हुड्डा सैलजा के बीच जिस तरीके से एक सियासी लड़ाई छिड़ी हुई थी पूरे चुनाव प्रचार के दौरान, उसी ओर था। लेकिन आज ही हरियाणा के नतीजों को लेकर CSDS लोकनीति का एक सर्वे सामने आया और इस सर्वे से पता चलता है दलितों और OBC का एक बड़ा तबका विधानसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया। यह स्थिति तब है जब राहुल गांधी का पूरा प्रचार जाति जनगणना, सामाजिक न्याय इसी के इर्द गिर्द था। तो क्या बीजेपी ने हरियाणा में जाति की दीवार तोड़ दी? आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जरा सियासी वार पलटवार देखिए। देखिए बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे कारण हैं। चुनाव आयोग से लेकर के आपस में मतभेद से लेकर के बहुत सारी चीजें हैं। OBC में झुंझुना पकड़ा रखा है ना। हम एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी में जा सकते हैं क्या? कर्नाटका में कास्ट सेंसस लागू हो गया। राहुल जी तो रोज स्ट्रेस कर रहे हैं जाति जनगणना राहुल जी की फर्स्ट प्रायोरिटी है, उनकी बात को लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। हरियाणा इलेक्शंस को कैसे देखते हैं? हरियाणा कश्मीर में अब उस पर चर्चा अभी न की जाए तो ठीक है। अब की बार ऐसा मौका था, अगर गठबंधन कर लिए होते तो हरियाणा में बड़ी जीत होती और समाजवादी पार्टी की कोई बड़ी डिमांड नहीं थी। अगर कुछ सीटें दे दिए होते तो पूरे हरियाणा में यादव समाज का वोट और जो PDA का वोट था पूरा का पूरा कांग्रेस के पक्ष में जाता। तो जाट वो थोड़ा वोट भी हमें 2-3% मिल जाता है तो हमारी कुछ सीटें ज़रूर निकल आती। उत्तर प्रदेश में जाट समाज की जो मानसिकता है वो काफ़ी हद तक BSP की वजह से बदली है, लेकिन अभी हरियाणा में नहीं बदली है। UP में हुई है, हमारे MLA भी बने हैं। अभी इनकी मानसिकता को हरियाणा में बदलना होगा जो अभी पूरे तौर से नहीं बदली है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये दो ऐसे राज्य थे जिसके बारे में कहा जा रहा था कि कांग्रेस वहाँ जीतने वाली थी, लेकिन चुनाव का परिणाम विपरीत आया। हम लोगों ने उससे भी सीख नहीं लिया। अभी जो हरियाणा में हुआ इसमें आत्ममंथन करने की आवश्यकता है कि कहाँ हमसे कमी हो गई, स्तर की कमजोरी रही या अभी चुनाव अभियान में कमी रही। आगे जो महाराष्ट्र का चुनाव है और झारखंड का चुनाव है, किसी तरह की उसमें कोई कमी न रह जाए। हमारे दलित OBC साथियों को भड़काने की कितनी ही कोशिशें हुई, क्या क्या प्रपंच नहीं किए गए, लेकिन इस समाज ने भी षड्यंत्र को पहचाना और कहा वो भाजपा के साथ। आइए मैं आपको परिचय कराती हूँ। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। आज की इस चर्चा में बीजेपी के प्रवक्ता KK शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी को आप देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी, JDU के प्रवक्ता राजीव रंजन जी और CSDS के प्रोफेसर संजय कुमार आज हमारे साथ इस चर्चा में शिरकत कर रहे हैं। तो आखिरकार बीजेपी ने जाति के चक्रव्यूह को कैसे तोड़ा, आइए चर्चा शुरू करते हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और आज चर्चा की शुरुआत राजनीतिक मेहमानों से नहीं बल्कि प्रोफेसर संजय कुमार के साथ हम करेंगे। सर, ये हरियाणा की वोटिंग पैटर्न की जो मेजर फाइंडिंग्स हैं उससे क्या वजह मुख्य तौर पर निकल कर आ रही है हरियाणा में कांग्रेस के हार की? देखिए, सीधी सीधी सी बात है, अगर आप वोट प्रतिशत को देखें तो कांग्रेस और बीजेपी का वोट लगभग बराबर है। दोनों के वोट में 0.8% का डिफरेंस है। तो कहीं ना कहीं ये बताता है कांग्रेस हारी जरूर है, सीटों के हिसाब से बहुत पीछे है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कांग्रेस का कहीं आप सुपड़ा साफ हो गया, कांग्रेस को किसी ने वोट नहीं दिया। अगर आप जातिगत जिस तरह से वोट पड़ा है आप देखिए, बहुत साफ दिखाई पड़ता है कांग्रेस को किन समुदाय ने वोट दिया। जाट, गैर जाटव, इसके बाद सिख जो 4% है टोटल वोटर्स के, और मुस्लिम मतदाता जो 7% है।
लेकिन बीजेपी के पक्ष में कौन झुके हुए थे? अपर कास्ट, ब्राह्मण्स उसमें हैं, गैर जाटव जो ओबीसी है उनका झुकाव उस तरफ, गैर जाटव दलित है उनका झुकाव उस तरफ है, और जिस समुदाय की बार बार इतनी चर्चा हो रही है ओबीसी वोट बीजेपी की तरफ झुका हुआ था। झुका हुआ का मतलब ऐसा नहीं है कि एक तरफा है, तो बटे हुए हैं। आप सारे समुदाय को देखें तो आपको बटे हुए दिखाई पड़ेंगे। कुछ जातियों में कांग्रेस को का समर्थन और कुछ जातियों का बीजेपी को समर्थन, और यही वजह है कि आपको इतना कड़ा मुकाबला वोट प्रतिशत के हिसाब से मैं कह रहा हूँ। ऐसा नहीं कि कड़े मुकाबले का मतलब 1-2 सीटों का अंतर है, वोट प्रतिशत के हिसाब से देखें तो बहुत ही क्लोज है। पर सर यहाँ पर अब सवाल ये मन में आएगा कि ये जो वोटिंग पैटर्न निकल कर आया है, आपने बहुत क्लियरली बता दिया किस तरीके से मामला बिल्कुल बराबरी और बहुत ही नजदीकी टक्कर का रहा वोट परसेंटेज के अंदर, लेकिन हुआ क्या सर? मतलब लोकसभा चुनाव का अगर वोटिंग पैटर्न देखा जाए तो वो जाट लोकसभा चुनाव में जिसने 64% कांग्रेस के पक्ष में वोट किया, वो विधानसभा में घटकर अब हम 58% देख रहे हैं। इसी तरीके से अगर दलित की बात की जाए, कंबाइन करके जो मेरे पास आंकड़ा है उसमें जाटव और गैर जाटव दलित जो है वो 68% कांग्रेस के लिए वोट कर रहा था, और यहां पर जाटव जिसने मेजरली किया इस बार के चुनाव में कांग्रेस के लिए वोट, उसका भी जो आंकड़ा है वो 50% के आसपास ही रहा। तो ये एक शिफ्ट देखने के लिए मिला सर, वो कंसोलिडेशन जो 24 लोकसभा चुनाव में था वो कम हुआ कांग्रेस के प्रति, जाट का भी और दलितों का भी। देखिए, हर चीज के एक्सप्लेनेशन सर्वे के निकल के नहीं आते, ठीक है, लेकिन मैं अगर कहूं जाट वोट की बात करूं तो थोड़ा बहुत अंतर है। 64 और 58 है, ये सब अनुमान होते हैं। हम ये नहीं कहते अगर 58 कह रहे हैं तो वो एग्जैक्ट 58 है, वो 57 भी हो सकते हैं, 59-60 भी हो सकते हैं, और जब हम 64 कह रहे हैं वो 62 भी हो सकते हैं। तो लगभग हम एक ही खांचे में रख सकते हैं कि जाट वोट का कोई बड़ा नुकसान कोई कांग्रेस को नहीं है, लगभग वैसा ही मिला जैसा लोकसभा में मिला था। हाँ, दलितों में बहुत साफ दिखाई पड़ता है, हाँ, बड़ा अंतर है। दलित का वोट जिस तरह से कांग्रेस को मिला लोकसभा के चुनाव में और विधानसभा के चुनाव में जितना मिल रहा है उसमें साफ अंतर दिखाई पड़ता है, और उसके कारण तो बहुत साफ है। जिस तरह से कांग्रेस के अंदर में एक दलित नेता को लेकर करके दुविधा थी, असमंजस थी, और कांग्रेस एकजुट दिखाई नहीं पड़ता था। मुझे लगता है कई कारणों से वो भी एक कारण होगा जिसके कारण दलित वोट कांग्रेस के पक्ष में उतना मोबिलाइज नहीं किया जितना कांग्रेस की को अपेक्षा। बिल्कुल, और क्या यही एक डिसाइडिंग फैक्टर के तौर पर यहां पर नहीं देखा जा सकता संजय जी? क्योंकि हम देख रहे हैं जो मामला बहुत नजदीकी वोट परसेंटेज वाला जिसका आपने भी जिक्र किया, और 24 के मुकाबले दलितों के वोट शेयर में जो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट था उसमें एक बड़ी गिरावट आई, तो ये एक निर्णायक कहीं ना कहीं पॉइंट सामने निकल कर आ रहा है। कई अदर फैक्टर्स में ये एक अपने आप में निर्णायक मुझे दिखता है, क्योंकि दलितों की आबादी बहुत है। हाँ जी। लगभग 19 से 20% है हरियाणा में, 20%, और अगर आप 20% का पोलराइजेशन झुकाव आपकी तरफ एकजुट होता, 60-65% वोट आया होता, तो कांग्रेस 4-5% वोट से 3% वोट से आगे निकल गई होती, और ऐसी स्थिति में सीटों के मामले में भी कांग्रेस बीजेपी पर भारी पड़ती। तो दलित वोट का न कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होना या कांग्रेस के साथ रहना कांग्रेस के लिए काफी भारी पड़ा। तो सुरेंद्र राजपूत जी, यही बात कहकर तो बीजेपी लगातार घेराबंदी कर रही थी, और इसी फॉल्ट लाइन को जो कांग्रेस की अंतरकलह थी वो बार बार बीजेपी की तरफ से जो जनता है उस तक पहुंचाने का काम किया जा रहा था। यही अंतरकलह मतलब कांग्रेस की हरियाणा चुनाव में कांग्रेस को ले डूबी। रोमाना जी, हम लोग चुनाव हार गए हैं, हम अपने हार के कारणों की समीक्षा भी कर रहे हैं। आप लोग स्वतंत्र हैं हमें कोई भी बात कहने के लिए, लेकिन हम एक चीज़ कहते हैं आपसे बड़ी जिम्मेवारी से कि हमें 36 की 36 बिरादरियों ने वोट दिया है। अगर 36 बिरादरियाँ हमें वोट न देती तो निश्चित तौर पर हमारा वोट परसेंटेज क्लोज टू 40% नहीं रहता। भारतीय जनता पार्टी का वोट और हमारा वोट लगभग 0.8% के ऊपर नीचे है, और जितनी बातें अभी आज की डेट में हमारे आप मीडिया के साथी, हमारे एग्जिट पोल के साथी, या हमारे तमाम चुनाव विश्लेषक साथी या पत्रकार साथी चुनाव के बात कर रहे हैं, वो सारे के सारे ही लोग एक तरफा चुनाव में जीत हमारी दिखा रहे थे। हम गलत साबित हुए, हम तो मान रहे, चूंकि हम तो सावन के अंधे थे, हम तो अपनी पार्टी को ही जिताएंगे, हम भाजपा को तो जिताएंगे नहीं। लेकिन जो हमारे निरपेक्ष साथी हैं, आप जैसे लोग, मीडिया के पत्रकार और एग्जिट पोल वाले साथी, या जो तमाम पत्रकार साथी अपने आप को पोल मास्टर्स कहते हैं, उन सब लोगों को भी तो वही चीज़ दिखाई दे रही थी जो हमें दिखाई दे रही थी। तो
तो आत्मचिंतन हम तो कर रहे हैं, लेकिन हम ये जरूर चाहते हैं कि वो सारे के सारे लोग भी हमसे पहले आत्मचिंतन करें, क्योंकि वो बर्ड आई व्यूज से देखते थे। हमारा आत्मचिंतन इसलिए होगा क्योंकि हम तो लगातार एनालिसिस करके आपको बता रहे हैं कि कहां पर चूक हो गई। लेकिन दिक्कत यह है सर कि कांग्रेस तो अभी भी आत्मचिंतन और आत्ममंथन के मूड में नहीं है ना। मतलब वो 8 तारीख जब नतीजे आ रहे थे तो कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा था ये तो तंत्र की जीत हो गई जी, लोकतंत्र की हार हो गई जी, हम तो ये नतीजे स्वीकार ही नहीं कर रहे जी, ये तो धांधली हो गई जी, ये तो घपला हो गया जी। सर उस दिन आप नहीं थे मेरे साथ, आपकी पार्टी के आपके दूसरे साथी मेरे साथ मौजूद थे। मैंने उनसे यही कहा था अपने इसी शो 5 बजे हुंकार में, मैंने कहा था सर इंतजार कर लीजिए, बेहतर नहीं होगा पहले आप अच्छे से समझ ले कि हुआ क्या है, उसके बाद इस तरीके से चुनाव आयोग को कटघरे में आप खड़ा करें। तब मानने को तैयार नहीं थे सर, यहाँ पर बैठकर मीडिया को सर्टिफिकेट बांटने लगे वो हमको। खैर कोई बात नहीं सर, हम तो आत्ममंथन कर रहे हैं और हम तो यही चाह रहे हैं कांग्रेस भी आत्ममंथन कर ले। अच्छा नहीं लगता ना सर, पूरी हवा आप लोगों ने बनाई, आप लोगों को लग रहा था आप लोगों की आंधी सुनामी आने वाली है, लेकिन हुआ क्या? अब क्या हुआ जरा के शर्मा जी को भी आने दीजिए, वो भी बता दें उनके नजरिए से क्या हुआ। ये 36 बिरादियां जिसको लेकर कांग्रेस कह रही है कि 36 की 36 बिरादरियों ने हमें वोट किया, क्या दरअसल कांग्रेस की जो रणनीति थी कि किसी तरीके से 36 बिरादरियों में से वो 1-2 बिरादरियां जिसमें जाट हो गए, जिसमें दलित वोटर हो गया, उसे अपनी तरफ खींच लिया जाए, ये कांग्रेस नहीं कर पाई और इसी का फायदा बीजेपी को मिला। के शर्मा जी नहीं, मानो जी देखिए परिणाम बहुत स्पष्ट है जी, और ये परिणाम कई चीज़ों को दिखलाता है, लेकिन प्रमुखता से जो बातें जो इस चुनाव में दिखी, और क्योंकि मैं तो स्वयं रोहतक में था, आपको भी जानकारी है, तो जो मैं वहाँ महसूस कर रहा था 1.25 महीने में, वो ये था कि कांग्रेस पार्टी अपनी पूरी तरह से विश्वसनीयता खो चुकी है। हाँ। इनकी गारंटी फरेब है, ये जनता के सामने स्पष्ट था बिल्कुल से। बगल में हिमाचल का राज्य था, वहां की स्थिति सबको पता है, वहां तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है, और इनके वहां के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जिसने घोषणा किया था उससे जाके कहिए। तो ये इनके जवाब हैं जनता के पास। वो क्या हिमाचल हरियाणा के लोग नहीं सुन रहे थे, हरियाणा के लोग अच्छे से जान रहे थे। और राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी का जो झूठ है, जो फरेब है, वो पूरा हरियाणा अच्छे से समझ रहा था। और इसी कारण से ये जो ठीक है, एक बार लाल किताब लहरा लहरा के इन्होंने खूब लोगों को काट की हांडी चढ़ाई एक दौर पे, लेकिन उसके बाद इनकी भी जो है सच्चाई नीचे खुल के आ गई। दलित आरक्षण ये समाप्त करेंगे, इसकी घोषणा राहुल गांधी करते हैं, खुलेआम कहते हैं। एक दलित महिला का इतना अपमान करते हैं, ये भी पूरा वहां के लोगों ने देखा है। वहां इसके बाद आपस में किस ढंग से इनके भ्रष्टाचार के वो थे, आपके यहाँ भी चैनल में सारे वीडियो चले कि पहले जीतने के बाद अपना घर भरेंगे, अपने रिश्तेदारों को नौकरी देंगे, और उसको सबसे पहले जब राहुल गांधी वहां जाते हैं चुनाव प्रचार करने, तो सबसे पहले उसी विधायक के प्रत्याशी के यहाँ जाते हैं, असंध में शमशेर सिंह के, उसकी पीठ ठोकते हैं उस नुक्कड़ सभा में जहां 2500 लोग थे। और इसके बाद जब राहुल गांधी को समझ आता है कि ये नुक्कड़ सभा में 2-2.5 हजार से लोग ज्यादा नहीं टिक आ रहे हैं, तो वो फिर कल्पना करते कि 3 दिन पदयात्रा करूंगा। पदयात्रा में पहले दिन के बाद ही इनकी पदयात्रा समाप्त हो जाती है, फिर ये जलेबी कांड होता है। तो सच्चाई ये है कि अब कांग्रेस जो है वहां बची नहीं है। झूठ और फरेब इनका पूरे देश में खुल गया है। दलितों के सबसे बड़े विरोधी कांग्रेसी ये अब पूरा देश समझने लगा है, इसलिए अब ये हालात इनके बन रहे हैं। एक बात और कह ठीक है, नहीं एक सेकंड सर दोबारा आऊंगी आपके पास, दोबारा आऊंगी, आगे के लिए कुछ बचा कर रखिए, और सुरेंद्र भाई आपके पास आऊंगी, लेकिन पहले एक रिएक्शन सब मेहमानों का ले लूं, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। अनुराग भदौरिया बहुत देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, और फिर राजीव जी आपके पास भी आ रही हूँ। अनुराग जी, मतलब यहाँ जो वजह के शर्मा गिना रहे हैं, इसका मतलब तो ये हो गया कि खतरे की घंटी पूरी की पूरी इंडिया गठबंधन के लिए, क्योंकि वो काठ की हांडी जिसका जिक्र अभी बीजेपी कर रही है, तो इसी काठ की हांडी की बदौलत बीजेपी तो कहती है इंडिया गठबंधन, आप लोग पीडीए और दलित खतरे में, पिछड़े खतरे में, अब वो तो हरियाणा ने नकार दिया, अब क्या करेंगे? देखिए, सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी को आप अच्छी तरह जानते हैं, झूठ और जुमलाबाजी पार्टी है। ये सिर्फ झूठी हवा बनाना जानती है। अभी साथी ने बताया कि परसेंटेज वोट बराबर है, लेकिन इनकी आदत है, जैसे 2024 में लोकसभा का चुनाव हार गए हैं, 240 पे सिमट गए, लेकिन फिर भी कहते हैं कि हम जीते। इनकी आदत है। देखिए, ये बहुत चिंता का विषय है इनकी सहयोगी दलों के लिए। देखिए, जेजेपी खत्म हो गई, क्योंकि बीजेपी के गठबंधन में थी हरियाणा में,
पीडीपी खत्म हो गई क्योंकि बीजेपी के साथ गठबंधन में रही है। जो पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन में रहती है या तो बीजेपी उसको खा जाती है या बीजेपी उसको तोड़ देती दो भागों में। शिवसेना को भी इन्होंने तोड़ा था, एनसीपी को भी तोड़ा था, पासवान जी की पार्टी जो बिहार में जिनके साथ सरकार में है या केंद्र में सरकार में, उनको भी दो भागों में तोड़ा था। इसलिए उन पार्टियों को सतर्क रहने की जरूरत है जो बीजेपी के साथ गठबंधन बना के दूसरे प्रदेशों में है। ये वो पार्टी समझ लें, टीडीपी खासकर समझ ले, जेडीयू समझ ले, और जो इनके साथी हैं अपना दल उत्तर प्रदेश में, निषाद पार्टी और राजभर जी सब समझ लें कि ये वो पार्टी है जो दूसरे तो आगाह कर रहे हैं। लेकिन मैं तो आपसे जानना चाह रही थी कि आप लोग क्या सीख ले रहे हैं। बीजेपी ने तो अपने दम पर बिना किसी सहयोगी, बिना किसी बैसाखी इतिहास रच दिया। वो तो तीसरी बार हरियाणा की सत्ता में आ गए, वो तो तीसरी बार हरियाणा की सत्ता में आ गए। मैं तो आपसे जानना चाह रही हूँ, एक तो इंडिया गठबंधन पे सर आप लोग तालमेल ही नहीं कर पाए, एक तो गठबंधन ही नहीं आप लोग कर पाए, ऊपर से अब वो जो दलित, वो जो ओबीसी, जिसको लेकर कहीं ना कहीं एक अधिकार आप लोग जमाते हैं। अब खुद कांग्रेस के नेता सामने आ रहे हैं, वहां पर ओबीसी मोर्चा के जो नेता हैं वो सामने आ गए। कैप्टन जो अभय यादव जी हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि साहब ये तो इन्होंने अध्यक्ष जो हमको बना रखा है, एक झुंझुना हमारे हाथ में पकड़ा रखा है। वो तो खुद ही इस तरीके के आरोप कांग्रेस पर लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कर्नाटक में जातिगत सर्वे, जातिगत जनगणना की बात करते हैं, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने करा रखा है जातिगत सर्वे, आंकड़े क्यों नहीं जारी कर रहे? सर कथनी करनी में फर्क जो है उससे क्या पोल खुल रही है? और जो बात के शर्मा कह रहे थे कि ये कहीं ना कहीं भरोसा जनता का खत्म हो रहा है क्या विपक्ष पर? देखिए, भरोसा विपक्ष पे नहीं, भाजपा पे खत्म हो रहा है। जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी हारी कि नहीं हारी? 370 लेके आए थे और वहां हल्ला मचा रहे थे हम जीत गए। अगर जम्मू की बात करेंगे तो 43 सीट में 28 ही तो जीत पाए हैं ना, तो कह रहे थे हम पूरी सीटें जीतने जा रहे हैं। वहां तो सरकार नहीं बना पाए ना। दो राज्यों में चुनाव हुआ, एक वो जीते, एक इंडिया गठबंधन जीती, तो टाई हो गया ना। लेकिन इनकी आदत देखो, ये जम्मू कश्मीर पर बात ही नहीं करना चाहते। सोचो ये भूल ही जाते, उस पर चर्चा भी नहीं करना चाहते, क्योंकि बीजेपी क्योंकि वोट परसेंटेज बराबर है। उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन होने वाला है, ये माहौल बनाना चाहते हैं कि इनके पास दलित वोट आ गया, बैकवर्ड आ गया, झुंझुना आया, इनके पास कुछ नहीं है, ये जीत गए बस, ठीक है चलो जीत गए, अच्छी बात है। ये माहौल बना रहे हैं या ये असलियत है जो जमीन पर हो रही है? ये तो जीतने की बजाय आंकड़े हैं सर जो सामने निकल कर आए। मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन इस समय देखिए एक बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को जरा पहले वो बता देते हैं। हरियाणा मंत्रिमंडल को लेकर इस वक्त बड़ी जानकारी मिल रही है। हरियाणा मंत्रिमंडल पर मंथन जारी है पार्टी के भीतर। नायब सिंह सैनी का दोबारा सीएम बनना तो तय है ही, क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में बीजेपी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ा। अब सीएम के साथ मंत्रिमंडल में 12 मंत्री, संख्या सामने आ रही है, 12 मंत्री जो हैं वो शामिल होंगे, वो शपथ लेंगे। इसमें अनिल विज, मूलचंद शर्मा को मंत्री बनाया जा सकता है, ये दो नाम सामने आ रहे हैं। कृष्णलाल पवार, कृष्ण बेदी को मिल सकती है मंत्रिमंडल में जगह। किशन मिड्ढा से लेकर अरविंद शर्मा, महिपाल ढांडा का नाम भी सामने आ रहा है। राव नरबीर, सुनील सांगवान को भी मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। विपुल गोयल, तेजपाल तंवर भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। 12 मंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार में बनाए जा सकते हैं, मंत्रिमंडल में उन्हें जगह दी जा सकती है। हम सीधे एक बार फिर से रुक करते हैं, मेहमानों का चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और मैं अब बहुत देर से राजीव जी इंतजार कर रहे हैं, राजीव रंजन जी, उन्हीं से जरा समझना चाहती हूँ। सर ये पूरा का पूरा लोकसभा चुनाव से जो सिलसिला शुरू हुआ था, चुनावी लड़ाई, जाति पर आई, हरियाणा के चुनाव के जो नतीजे आए हैं, आपको क्या लगता है उस पर क्या राजनीतिक लड़ाई का मिजाज यहां से बदलना शुरू किया है? और क्या विपक्ष को नए सिरे से अपने नैरेटिव को लेकर फिर से मंथन करना जरूरी हो गया है? देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि ये चुनाव काफ़ी नज़दीकी मुकाबले के तौर पर देखा जा रहा है। कांग्रेस के नेताओं का दावा जरूर था कि उन्हें एक बड़ी बढ़त है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी आश्वस्त दिख रही थी। और आखिर में जो चुनावी रणनीति, बेहतर प्रबंधन, एक ऐसा चेहरा जिस पर पहले से कोई एंटी इनकम्बेंसी वगैरह जैसे मामलों का कोई दबाव नहीं बनता था, वो उनके मुख्यमंत्री थे नायब सिंह सैनी। उस चेहरे ने कांग्रेस के जातीय जनगणना का जो कार्ड था उसको पूरी तरह से उसकी धार को कुंद कर दिया। एक तरफ कांग्रेस का जो जातीय जनगणना को लेकर के जो बार बार कहना, लेकिन वास्तविकता ये है कि चाहे वो राजीव गांधी का संसद का भाषण, मंडल कमीशन की अनुशंसाओं को लेकर 1991 का भाषण हो, या अगर अभी की बात करें
तो मुंबई जो इंडिया गठबंधन में जहाँ से उठापटक शुरू हुई, वहाँ नीतीश कुमार जी और हमारी पार्टी के जो नेता वहाँ थे, उन लोगों की ओर से जातीय जनगणना को एक प्रमुख मुद्दा बनाए जाने की बात कही गई जी। कांग्रेस वहाँ पीछे रह गई थी। तो ये सच कहीं ना कहीं जब वहाँ के लोगों को, जिस तरह के उम्मीदवार वहाँ बने, ओबीसी समूह को जो अपेक्षाएं थी, या जो कुमारी शैलजा का जिस तरीके से नाराज दिखना और सभाओं में कहीं ना कहीं वो एक संदेश देना चाहती थी कि वो खुश नहीं है, तो ये एक ऐसी तस्वीर बनी जहां 19 को 21 करने में भारतीय जनता पार्टी को एक निर्णायक मदद मिली है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, कांग्रेस ने एक बहुत ही बड़ा अवसर गंवाया और एक बार फिर गठबंधन के अंदर, जो केवल कागजी गठबंधन है, हम ये बार बार कहते हैं कि आप पंजाब में, हरियाणा में आप पार्टी से लड़िएगा, आप बंगाल में टीएमसी से लड़िएगा, केरल में, बंगाल में आप लेफ्ट से लड़िएगा, तो आप आखिर ये अलायंस का मतलब क्या है? अगर हर जगह लड़ना, जिस तरह से समाजवादी पार्टी, अनुराग जी अभी बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक तरफा 6 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, और जो उनके प्रवक्ताओं की बातें आ रही थी टीवी डिबेट्स में, उससे वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को संदेश देने की कोशिश कर रहे थे कि वो गठबंधन धर्म का निर्वहन सही तरीके से नहीं करती है। अखिलेश यादव जी ने कह दिया कि 1-2 सीटें हम लोगों को मिल जाती तो शायद बेहतर हो सकता था। तो लब्बो लुबाब यह है कि गठबंधन धर्म में तो कांग्रेस का यकीन नहीं है, और इसकी वजह से नज़दीकी मुकाबले वो पहले भी हारी है। इस बार उनको उम्मीद थी, हिमाचल के अलावा उत्तर भारत में वो कहीं नहीं है, वो उम्मीद भी खत्म हो गई, और इसके बाद जो 2 राज्यों के चुनाव होंगे उसमें इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। ठीक है सर, क्योंकि अनुराग भदौरिया को जाना है, मुझे बताया जा रहा है, इसीलिए जल्दी से एक कमेंट अनुराग भदौरिया से ले लेते हैं, उसके बाद अनुराग भदौरिया को जाना है। अनुराग भदौरिया जी, जिस बात का जिक्र अभी राजीव जी ने भी कर दिया ना, मतलब नतीजे आए और उसके फौरन बाद ही वो उपचुनाव 10 सीटों पर होना है। अपनी तरफ से बिना किसी सलाह मशवरे के समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर डाला। मतलब कांग्रेस कमजोर हो रही है तो मौका देखकर ताव लगा दो, है यही किया समाजवादी पार्टी ने? कैसा गठबंधन सर, कैसे साथी हैं आप? सुन तो लीजिए, भारतीय जनता, अरे सुन तो लीजिए, आप सवाल इतना पूछती, जवाब सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी प्रोपेगेंडा मास्टर है। भारतीय जनता पार्टी को मालूम है क्या गठबंधन हो रहा है कि नहीं रहा उत्तर प्रदेश के अंदर में? हमने वो सीटें डिक्लेयर की हैं जो समाजवादी पार्टी जितनी मजबूती पे है, लेकिन हमारा गठबंधन है, रहेगा। बीजेपी खुशी ना मनाए, बीजेपी जलेबी लड्डू खाना शुरू कर देती है, अरे हो गया हो गया हो गया, देखो देखो 6 सीटें डिक्लेयर कर दी, माहौल बनाना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है, इंडिया गठबंधन मजबूत है, हम उत्तर प्रदेश में मिलकर लड़ेंगे। कान खोल के सुन लीजिए बीजेपी वालों, और राजीव रंजन जी आप भी सुन लीजिए, ज्यादा मन खुश मत होइए, अभी तो आपकी ये थोड़ी सी हवा है, आंधी आनी बाकी। और गठबंधन कर लेते तो बढ़िया रहता, हमें भी 1-2 सीट दे देते, साथ ले लेते, कांग्रेस चूक गई साथ लेने में, गठबंधन बनाने में। ये सब बातें कहकर जो घेराबंदी कांग्रेस की जा रही है दबाव बनाने के लिए। देखिए ये हमारी पार्टी का ना जो इंडिया गठबंधन है, मजबूत दलों का गठबंधन है। अच्छा। और बीजेपी का मजबूर दलों का गठबंधन है। वहां मजबूर है, वहां आवाज ही नहीं निकलती, वहां खिसियाते हैं, कोई बात उनसे बीजेपी वाले। चलिए ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुझे बताया जा रहा है आपको कहीं जाना है, आप इतना ही समय आज दे पाएंगे एबीपी न्यूज को। बहुत शुक्रिया अनुराग जी। अब मैं आ रही हूँ सुरेंद्र राजपूत जी के पास, और उसके बाद शर्मा जी आ रही हूँ। एक मिनट, अनुराग जी को जाना था सर, इसीलिए उनसे मैंने पहले सवाल ले लिया। बारी बारी दोबारा आप सबके पास आऊंगी। अब सुरेंद्र राजपूत जी की बारी है, सबको वो सुन चुके हैं। आपके भी सवाल जो आपने आरोप लगाए थे उसका भी उन्हें जवाब देना है। सुरेंद्र राजपूत जी, घूम फिरकर यहाँ पर बात यही आ रही है कि कांग्रेस की कथनी करनी में फर्क। राहुल का दाव इस बार इसलिए नहीं जिता पाया क्योंकि विश्वास जो है वो राहुल गांधी पर कम हो रहा है। कहते कुछ है, करते तो है नहीं। वो कर्नाटक का उदाहरण। रोमाना जी कहते हैं ना कि अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूं, और वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उससे कह दो मरा नहीं हूं। वो कह रहा है कि कुछ दिनों में खत्म कर दूंगा नस्ल तेरी, है उसकी आदत डरा रहा है मेरी फितरत डरा नहीं। मैं आपको 2 चीज़ें बड़ी साफ साफ कहता हूं। हरियाणा में हमने बहुत अच्छे वोट पाए, पूरे हरियाणा वासियों को धन्यवाद। सभी लोगों ने, सारी बिरादरियों ने हमको वोट दिए। दूसरी बात, 40% वोट राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष
और 40% वोट नरेंद्र मोदी जी, महान दुनिया के सबसे बड़े विश्व गुरु, सबसे बड़े नेता, सबसे बड़े वो आप जो कह रहे हो, अगर उन्होंने पाए हैं तो ये नरेंद्र मोदी जी के लिए शर्म का विषय है, हमारे लिए तो गर्व का विषय है। आने वाले चुनाव में इंडिया गठबंधन में राजीव गांधी की बातों का इसलिए जवाब नहीं दूंगा। बीजेपी अरे सुनिए भाई, इनकम्बेंसी के बाद पलट कर आई है, इतिहास रचा है उसने। आप इतने हल्के में लेकर निकल रहे हैं कि वाह जी वाह, मतलब वो तब आई है जब आप लोग कह रहे थे कि किसान, पहलवान, जवान, जाट, दलित सब हमारे साथ हैं, तब आई है सर। आप मूल रूप से मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए रोमाना जी। आप डेविल्स एडवोकेट बनिए तो विपक्ष की बनिए, क्यों सत्ता पक्ष की बन रही है? मैं तो सबकी आने वाले समय में आप देखिएगा ना, अभी आपको महाराष्ट्र के चुनाव में भी देख लीजिएगा, आपको झारखंड के चुनाव में भी दिख जाएगा, और हरियाणा के चुनाव में हम फिर कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का चुनाव जैसे हम जीते हैं वैसे हम महाराष्ट्र का चुनाव भी जीतेंगे, वैसे हम झारखंड का चुनाव भी जीतेंगे। और अभी के शर्मा जी कह रहे थे ना कि बगल की हालत देख लीजिए। के शर्मा जी जरा झूठ बोलना कम कीजिए। आप मूल रूप से जाइए हिमाचल में और पूछिए किसको सैलरी नहीं मिली। आपका अगर कोई रिश्तेदार हो और सैलरी न मिली हो तो मुझे जरूर बताइएगा। इस तरीके का झूठ, छल, कपट मत कीजिए। हाँ, 2 करोड़ रोजगार हर साल किसी को नहीं मिले, 15 लाख रुपया किसी को नहीं मिला, 2022 तक सारे गरीबों के छत पर सर पर छत नहीं मिली, सारे किसानों को सारे अरे आप के शर्मा का आप वो देखिए ना, के शर्मा ने जो बात करी, जो के शर्मा ने अपना पूरा उसके बाद के शर्मा जी आपके पास आऊंगी, मैं वो इंतजार कर रहे हैं जवाब देने के लिए। आ रही हूँ शर्मा जी, 1 मिनट। प्रोफेसर संजय कुमार का एक बार फिर से रुख करूंगी। संजय जी, मैं आपसे समझना चाह रही हूँ सर कि ये हरियाणा के जो नतीजे आए हैं, क्योंकि अब कांग्रेस की तरफ से अगली बिसात महाराष्ट्र का जिक्र किया जा रहा है, झारखंड का जिक्र किया जा रहा है, आपको लगता है कि यहां से मोमेंटम बनेगा आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए? इसका असर पड़ेगा सर? आप किस तरीके से देखते हैं? मान लीजिए अगर बीजेपी हरियाणा का चुनाव हार गई होती तो बीजेपी पर दबाव पड़ता, बीजेपी पर उनके सहयोगी दबाव डालते महाराष्ट्र में। अब हरियाणा में बीजेपी ने जीत हासिल की है, निश्चित रूप से मनोबल ऊंचा है पार्टी के कार्यकर्ताओं का, वर्कर्स का, पार्टी के नेताओं का। और जब महाराष्ट्र के चुनाव में बीजेपी जाएगी तो और दमखम से जाएगी। सीधा सीधा इसका असर मुझे लगता है बीजेपी के कार्यकर्ताओं और उनके वोटरों के मनोबल पर पड़ता हुआ मुझे दिखाई पड़ता है। तो ऐसे में शर्मा जी, हरियाणा के चुनाव नतीजे और वो 24 लोकसभा चुनाव से जो घेराबंदी विपक्ष ने शुरू की थी बीजेपी की, जिसकी वजह से कहा गया था कि बीजेपी 240 पर आ गई और विपक्ष गदगद था, वो जातिवादी लड़ाई जो है उससे बाहर निकलने की राह हरियाणा के चुनाव नतीजों ने दिखा दी सर? रोमाना जी, पहले आपसे एक अनुरोध है विनम्रता से कि 2 लोग 3 लोगों ने हम पर आरोप लगाए, मुझे थोड़ा समय दे दीजिएगा आप जी, क्योंकि उसका भी जवाब देना आपके दर्शकों को आवश्यक है। अब जनता ने यदि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं को शेर शायरी करने के लिए मजबूर कर दिया तो मैं कुछ नहीं कर सकता, उनको शेर शायरी पढ़ना चाहिए, अब राजनीति छोड़ देनी चाहिए। दूसरा, शर्म बची ही ना हो तो शर्म कहाँ से आएगी? वो कह रहे हमें शर्म नहीं है, बिल्कुल नहीं शर्म होनी चाहिए इनको, क्योंकि शर्म बची नहीं है। अब इतने बार चुनाव हार चुके हैं और इतना झूठ बोल चुके हैं कि शर्म तो आने की अब चीजें रही नहीं इनके अंदर। अभी इन्होंने कहा कि अब महाराष्ट्र में दिखा देंगे, यहां दिखा देंगे, ये 10 साल से हमको दिखा ही रहे हैं। ये वही कहानी है कि जब गांव में किसी को एक थप्पड़ मारते हैं तो कहते हैं दूसरा मार के दिखा तो बताऊंगा, फिर एक थप्पड़ जड़ देते तो फिर दूसरा मार के दिखा। तो ये वो हालत जो है आज कांग्रेस की है। अभी जो भदौरिया जी सपा के बोल रहे थे, यही अखिलेश यादव थे ना जो मध्य प्रदेश के चुनाव पे बोले कि रात भर बैठाया और सुबह अपमानित करके कांग्रेस ने बाहर कर दिया, 1 सीट नहीं दिया। इस हरियाणा के चुनाव में भी ये मान रहे थे, हरियाणा में भी इनको कांग्रेस ने वही दिखाया। लेकिन क्योंकि ये इन लोगों की इंडी गठबंधन की ये सोच है, इसलिए है ऐसा है। अभी जम्मू कश्मीर की ये बड़ी चर्चा कर रहे हैं, कांग्रेस को कितनी सीट मिली है वहां पर? 6 या 7 यदि मैं गलत नहीं हूं जी। सबसे बड़े यदि वोट प्रतिशत पर ये बातें कर रहे हैं ना, वोट प्रतिशत पर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है जम्मू कश्मीर में। सही। सीट हमारी सेकंड जरूर है, सीट में हम 28-29 सीट है, लेकिन वोट परसेंटेज जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा यदि किसी के पास है तो भारतीय जनता पार्टी के पास। हरियाणा में वोट प्रतिशत से बच रहे हैं। अच्छा, हरियाणा में तो गलत हो गया जी चुनाव आयोग, जम्मू कश्मीर में सही है। ये दोगला चरित्र कहां से आता है ये कांग्रेसियों का?
और वो तो देश इसीलिए को मैं समझ में इनको आ रहा है कहना ना। समझाना चाहता वो हूं, तो देश बताना को भी देखिए चाहता हूं समझ में आ रहा कि है। राहुल और अब सूत्रों के हवाले से जिस राहुल तरीके की गांधी- खबरें आई हैं कि खुद राहुल गांधी भी इस बात को कह रहे हैं कि साहब जो पार्टी के नेता हैं उनकी जो महत्वाकांक्षा है और कहीं ना कहीं उन्होंने पार्टी से ऊपर खुद को तरजीह दी, यही एक हार की वो बड़ी वजह मान रहे हैं। मैं तो आपसे समझना चाह रही हूँ कि ये जाति वाली घेराबंदी जो विपक्ष कर रहा था बीजेपी की 24 चुनाव से, क्या उससे बाहर निकलने का रास्ता बीजेपी को अब मिल गया है सर? वो ताले की चाबी आपके हाथ लग गई है, ये जानना चाह रही हूं मैं। नहीं, मैं फिर पुनः कह रहा हूं, ये जाति का जहर बांटने का काम कांग्रेस पार्टी को मुबारक हो। हमें जाति जहर नहीं बांटना, हमें देश को एक करके देश को भी जो है आगे बढ़ाना है। और मैं इसलिए आपको कह रहा हूं ये सब बहाने हैं राहुल गांधी के, ये बचाव है। क्यों? क्योंकि इन्होंने केवल दलितों को गाली नहीं बका हुआ, दलितों के आरक्षण की बात नहीं की, हरियाणा के मेहनत कश जो युवा हैं उनका कितना बड़ा अपमान किया, डंकी फिल्म का पात्र बना दिया, उन लोग को भगोड़े बना दिया, अवैध रूप से विदेश जाने वाले बना दिया। क्या बोला उनको? अमेरिका की कहानी सुना रहे थे वहां पर। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आप सभी का। समय आज इतना ही हमारे पास इस चर्चा के लिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का। कुल मिलाकर जाति पर अटके, इसीलिए जीत से भटके, क्या कमोबेश यही तस्वीर हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस के लिए कही जाएगी? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।